बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। चीन और भारत की एक लड़ाई की सी कैफियत जारी है। इसमें नेपाल का एक किरदार है। नेपाल ने भारत को इस वक्त इन हालात में जब भारत अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात के हवाले से मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, एक और टफ टाइम दिया है। नेपाल ने यह दिखाया कि वो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी वो अपनी बाज़ चीज़ों पर ज़ीरो कंप्रोमाइज़ करेगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में भारत ने एक बार फिर बहुत ही घटिया सियासत का मुजाहिरा किया है। भारत इसका मुजाहिरा करता रहता है, भारत की जो दाखिली सूरत हाल है उसमें भी, और जो पड़ोसियों से ताल्लुकात हैं, ख़ित्ते के ममालिक से ताल्लुकात का मामला उसमें भी। इसकी ताज़ा मिसाल हमारे सामने आई है। भारत में एक शख्स है मेजर गौरव आर्या। ये रिपब्लिक टीवी से वाबस्ता है। ट्विटर पर ये बड़ा एक्टिव है, इसके बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं। रिटायर्ड मेजर है, ये ख़ुद को राइटर भी कहता है, होस्ट भी कहता है, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बात करना जो है उसमें ये सबसे आगे आगे होता है। इस शख्स ने एक ट्वीट किया, ये भी गोदी मीडिया से है। तो इस शख्स ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करते उस शख्स ने एक इंतहाई घटिया इल्ज़ाम लगाया है एक खातून पर और नेपाल के वज़ीर आज़म पर। मेजर गौरव आर्या अपने उस ट्वीट में कहता है कि नेपाल के जो वज़ीर आज़म हैं केपी शर्मा ओली, उनकी नज़र गंदी है और उन्हें चीन ने हनी ट्रैप किया है। अब वो ये कहता है, जो नेपाल में चीन की सफ़ीर हैं उनके हवाले से, हु यांगी नाम है इनका, उनके हवाले से कहता है कि उन्होंने पहली बार में इसने ये बात की कि उन्होंने हनी ट्रैप किया, क्योंकि इसने जो ट्वीट किया उसमें इसने उनकी दो तस्वीरें पोस्ट की, साथ में एक इशारे से उनकी जानिब इशारा किया और ये बताया कि केपी शर्मा ओली जो है वो चीन की हर बात मान जाते हैं। केपी शर्मा ओली, चीन उनकी ज़मीनें हड़प कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत का ये इल्ज़ाम है कि तकरीबन 15 मकामात पर चीन नेपाल की ज़मीनें हड़प कर रही है, लेकिन केपी शर्मा ओली उस पर बोलते नहीं हैं, क्योंकि चीन के पास उनकी कमज़ोरी है, चीन के पास उनकी वीडियोज़ हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी घटिया बात है। उसने कहा कि उनकी वीडियोज़ हैं और इसलिए जो है उसने केपी शर्मा ओली को चुप कराया हुआ है और ये सारा कंट्रोल ये करती हैं, और उसने उनकी तस्वीर लगाई हुई है जो सफ़ीर है। इस पर इस शख्स को शर्म दिलाई गई कि जब आप किसी खातून का मुकाबला नहीं कर पाते और ऐसी सूरत हाल में, तो आप उस खातून को फिर घटिया नाम देते हैं, गंदे नाम देते हैं, और ये हमेशा होता है और यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो इस शख्स ने ना फिर उस शर्म दिलाने वाली खातून को कहा कि नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हु यांगी के पास ये तस्वीरें हैं या ये वीडियोज़ हैं, ऐसे कुछ सबूत हैं। मैं ये कह रहा हूँ चाइना के पास हैं। वो अभी भी नेपाल के वज़ीर आज़म के हवाले से अपनी बात पर अड़ गया, लेकिन अब उसने जो हु यांगी हैं उनसे अपनी जान छुड़ाई, और जब इसे शर्म दिलाई गई, गैरत दिलाई गई, तो ये जान छुड़ाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। ये शख्स अक्सर इसी तरह की हरकतें करता रहता है। तो नेपाली वज़ीर आज़म जो हैं उनके हवाले से भारत को कुछ टफ टाइम का सामना करना पड़ा, और भारत ने इस सिलसिले में लॉबिंग भी की, भारत ने इस सिलसिले में साजिशें भी की, और उन साजिशों के हवाले से केपी शर्मा ओली ने पहले ही बता दिया था। उनका ये कहना है कि मैंने जो नक्शे मंजूर करवाए अपने दोनों हाउसेस से, अपनी अपोजिशन को, हुकूमती जमात को, सबको एक पेज पर लाया, और भारत को उससे बड़ा टफ टाइम मिला। तो भारत जो है उसने मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी, और भारत ने जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलकर मेरा रास्ता रोकने की और मुझे रास्ते से हटाने की बल्कि कोशिशें की, और यहाँ पर सियासतदानों से राब्ते करके लॉबिंग की गई है। इस लॉबिंग का नतीजा जो है वो ये हुआ कि केपी शर्मा ओली की जो जमात है, रूलिंग पार्टी, उसने खुद केपी शर्मा ओली से कह दिया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। आपने जो भारत के बारे में बात की है ये बात नामुनासिब है, ये सियासी तौर पर भी मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपने हमारे अपने सियासतदानों पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है, और डिप्लोमेटिकली भी ये बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क से हमारे ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही है। तो रूलिंग पार्टी को जो है इसमें इन्वॉल्व किया था भारत ने। केपी शर्मा ओली ये कहते हैं कि इस सिलसिले में जो भारत का सिफारत खाना है उसने काम दिखाया, उसने सिफारत खानी, अब इसकी आगे जाकर एक और भी तफसील आएगी और इसका एक सबूत भी आएगा, जो भारत के एक बड़े मीडिया हाउस ने इसका सबूत दिया है। तो केपी शर्मा ओली कहते हैं कि सिफारत खाने से रब्ता किया गया सियासतदानों से। इसके साथ साथ कुछ सिफारती अहलकारों ने नेपाल के सियासतदानों से काठमांडू के लग्जरी होटल्स में मुलाकातें की और केपी शर्मा ओली के खिलाफ
ये तमाम कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ लॉबिंग की गई। नतीजा ये हुआ कि अब उनकी अपनी रूलिंग पार्टी ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। ओली ने पहले तो ये किया था कि नक्शे मंजूर करवाए थे और कहा था कि लिपोलीग, काला पानी, लिम्पिया धूरा, ये जो इलाके हैं जहां भारत ने एक सड़क भी तामीर कर ली थी, तो उसने कहा कि ये इलाके हमारे हैं और ये हम भारत जो है वो हमें वापस करे। दूसरा उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने बिहार पर भी दावा किया और कहा ये जो डैम है चंपारण के इलाके में, ये डैम जो है इस गंडक डैम की हम रिपेयर नहीं होने देंगे जब तक आप हमारे इलाके वापस नहीं करते। तो वो डट गए थे। फिर उन्होंने शहरियत कानून मंजूर किया। भी उस शहरियत कानून से भारत को बड़ी मुश्किलात हुई हैं। उस शहरियत कानून की रूह से कुछ चीज़ें मंजूर हुई हैं जिससे भारत परेशान हुआ है। भारत ने फिर वो ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी कि हमारा आपका तो मजहबी रिश्ता है, भगवान जो हैं हमारे, उनकी जो बेगम थी वो उस इलाके से थी जनकपुर के, जो अब नेपाल में है, तो आपसे हमारा ये ताल्लुक है, आपसे ये ताल्लुक टूट नहीं सकता। ये बातें राजनाथ सिंह ने भी की थी जब वो इस सड़क के मुतनाज़ सड़क के इफ्तिताह के लिए गए थे। तो केपी शर्मा ओली के खिलाफ ये सब कुछ नेपाल में हो रहा है। और मैंने आपको कहा था कि मैं इसका अभी आगे जाके एक हवाला भी दूंगा जो भारत में एक बड़ा मीडिया हाउस इसका सबूत दे रहा है। तो द वायर में एक स्टोरी लिखी है। ये स्टोरी जो है वो इफ्तिखार गिलानी, बड़े सहाफ़ी, उन्होंने लिखी है। इफ्तिखार गिलानी लिखते हैं कि नेपाल से मसला जो है इसकी एक तारीख है। जून 2015 में जब नेपाल ने अपना आईन मंजूर किया तो उस वक्त ये जो नेपाल में हिंदुस्तानी नजाद मधेशी हैं, इन अफराद के लिए भारत जो है उसने कहा कि ये मत करें। और उसको एतराज़ ये था कि इन मधेशियों की जो नुमाइंदगी है आपकी पार्लियामान में आपके इस नए आइन से ये कम हो जाएगी, इन्हें मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो मिलनी चाहिए, यानी जो इनकी आबादी है उसके तनासुब से इनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये भारत का मुतालबा था नेपाल में। इफ्तिखार गिलानी साहब पूछते हैं कि आप दूसरे मुल्क में मुदाखलत करके उनकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद भारत को नरेंद्र मोदी जिसने एतराज़ किया था उसको ये नज़र नहीं आता कि 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं जो 15% बनते हैं आबादी का, लेकिन भारत की पार्लियामान में इस 15% की नुमाइंदगी जो है वो 15% नहीं है, 10% नहीं है, बल्कि सिर्फ 5% है। फिर इफ्तिखार गिलानी साहब कहते हैं जब ये आइन इस पर गौर हो रहा था, अब जो केपी शर्मा ओली कह रहे हैं उसको आप इससे कनेक्ट कीजिएगा। वो कहते हैं जब इस आइन पर गौर हो रहा था, नेपाल के सियासतदान इसकी जो निकात हैं इसके उन पर बातचीत कर रहे थे, तो भारतीय सिफारत खाने से उन सियासतदानों को बारी बारी फ़ोन आ रहे थे, सबके फ़ोन बज रहे थे और सब ने एक दूसरे के सामने देखा, सब एक दूसरे के सामने जो है वो गंदे हो गए कि हम सबसे राब्ता है, हम किसी भी जमात से, उस जानिब या उस जानिब हुक्मरान हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, भारतीय सिफारत खाने से हिदायत के लिए फ़ोन आ रहे थे। इन सब ने अपने फ़ोन्स बंद कर दिए और फ़ोन्स बंद करके, अब दवायर की स्टोरी में आप देखिएगा, इफ्तिखार गिलानी ने अपने फ़ोन बंद कर दिए और ये मंजूरी दे दी कि अब इसे पार्लियामान में पेश किया जाए, या आइन मंजूर किया जाए। ये वो मौका था जब जयशंकर, जब भारत के वजीर खारिजा हैं, उस वक्त सेक्रेटरी खारिजा थे, ये काठमांडू पहुंच गए। इन्होंने पहुंचकर अभी सिफारतकार है, बड़े कैलकुलेटेड वर्ड्स में बात करने वाला आदमी होता है सिफारतकार, लेकिन ये सिफारतकार जो है ये पहुंचे काठमांडू और इन्होंने धमकियां दी, संगीन नताइज की धमकियां दी कि ये मत करें। और वहाँ पर नेपाल के सियासतदानों ने इनसे कहा कि आप तशरीफ़ ले जाइए, जो हमें अपने मुल्क के लिए फ़ैसला करना है वो फ़ैसला करेंगे। भारत रुस्वा हुआ, जयशंकर अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए और नेपाल ने अपना आइन मंजूर कर लिया। भारत ने उसके बाद की गुंडागर्दी। नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी किसी समंदर से सरहद नहीं मिलती, ऊपर चाइना है, नीचे भारत है, तो नेपाल जो है वो दरमियान में। और नेपाल अपनी रसद के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए जो रस्ते इस्तेमाल करता है वो मोस्टली भारत के रस्ते हैं। भारत ने 2015 में इस आइन की मंजूरी के बाद 19 राहदारियां थीं जिनसे सप्लाईज जाती हैं नेपाल को ऊपर, वो बंद कर दी 20 में से। बड़ी परेशानी हुई नेपाल को, वहाँ पे दवाओं की किल्लत पैदा हो गई, गैस की किल्लत पैदा हो गई, वहाँ दीगर अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई, खाने पीने के लाले पड़ गए, 2 महीने के लिए बंदिश हुई और मधेशियों को भारत ने उकसाया था। ये सारा मुजाहिरा भारत ने करवाया और इसके नतीजे में नेपाल की इकॉनमी जो है वैसे गरीब मुल्क के बुरी तरह से मुतासर हुई। तो नेपाल इस बात पर भी बड़ी शदीद नाराज़ी थी नेपाल की। फिर क्या हुआ, जब मधेशियों को भारत ने उकसाया, ये काम नहीं बना, तो इफ्तिखार गिलानी लिखते हैं कि मधेशियों की हवाले से भारत को प्रॉब्लम ये थी कि उनकी खुसूसी हैसियत थी, वो खुसूसी हैसियत खत्म हो गई, भारत को ये मसला है। गिलानी साहब लिखते हैं आपको अपना, जिनको आप अपना शहरी कहते हैं, गो के मुतनाज़ टेरिटरी है, लेकिन आप तो उनको अपना हिस्सा कहते हैं, तो आपको उन कश्मीरियों का ख्याल नहीं आया। उनकी जो खुसूसी हैसियत थी वो आपने ख़त्म कर दी। वो आपका आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता था, लेकिन आपने उसको ख़त्म कर दिया। यहां आप दूसरे मुल्क में टांग अड़ाकर
उनकी खुसूसी हैसियत खत्म ना हो, ये करने जा रहे हैं। अब भारत ये क्यों करने जा रहा था? देखिए, नेपाल था दुनिया का वाहिद, हालांकि हिंदू बड़ी आबादी भारत में, लेकिन भारत सेक्युलर है, तो नेपाल था दुनिया का वाहिद मुल्क जिसका सरकारी तौर पर हिंदू मत मजहब था। तो भारत चाहता था ये हिंदू मत मजहब बरकरार रहे, लेकिन नेपाल इस आइन की मंजूरी के बाद सेक्युलर हो गया, तो भारत को इस बात का भी बड़ा गम गुस्सा था। अब जो इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, वो लिखते हैं कि भारत ने इस वक्त क्या किया है कि 2015 में गुंडागर्दी की, फिर उसके बाद मुदाखलत की, आइन चेंज करवाने की कोशिश जो है वो आइन चेंज ना हो इसके लिए कोशिशें की, लेकिन हर बार जो है वो भारत नाकाम रहा। इतना करीबी ताल्लुक था नेपाल में और भारत में कि वो जो बार बार कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता, कि भारत की बेटियां नेपाल में ब्याहती हैं, नेपाल के बेटे जो है वो भारत में नौकरी करने आते हैं, उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, लेकिन बात नहीं बनी। इनके ताल्लुकात ऐसे थे कि अपनी बहुत सी ज़रूरियात के लिए, माली ज़रूरियात के लिए ख़ासतौर पर नेपाल जो है वो भारत पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन नेपाल फिर भी डट गया है। नेपाल ने ये शहरियत कानून भी मंजूर कर लिया। फिर नेपाल का जो जनरल है और जो भारत का जनरल है, ये एक दूसरे के मुल्क में एजाजी जनरल हैं, फिर भी ये ताल्लुकात जो है वो इतने ख़राब हुए। इसकी वजह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक दूंगा। इफ्तिखार गिलानी ये लिखते हैं कि इसकी वजह ये है सिर्फ और सिर्फ कि नरेंद्र मोदी खौफ की सियासत करना चाहता है। नरेंद्र मोदी को चाहिए ये था कि वो खत्ते का बड़ा मुल्क बनकर सारे मुल्कों को साथ लेकर चलता, लेकिन वो खौफ से सबको दबा कर रखना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी नहीं अपनाई, इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाई नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी को यह दिन देखना पड़ रहा है। चीन ने सबको गले लगा लिया। ये जो भारत का ज़मीनें छीनने का इल्ज़ाम है, वो कहते हैं चीन ने सबके साथ मसाइल हल किए, जहां जहां थोड़ी बहुत ज़मीनें भी देनी पड़ी, उनके जो मुतालबात थे वो भी मानने पड़े तो मान लिए। चीन ने से अपना अनाका मसला नहीं बनाया, इसलिए सारे मुल्क चीन से करीब हो गए, भारत से दूर हो गए हैं। इस वीलॉग को यहां समेटेंगे। साथ में मुझे आपसे एक बात करनी है। आखिर में हमने मंदिर पे बात की थी, मैंने आपसे 2 वीलॉग्स में मंदिर पे बात की। अब चौधरी परवेज इलाही साहब ने मंदिर पे बात की और वो ये कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने उनको जवाब दिया है। मेरी आपसे दरखास्त है, आप में से कुछ लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तादाद बहुत थोड़ी है, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। देखिए, एक तो ये मंदिर बनना चाहिए, हमारा जो चेहरा है वो एक रोशन चेहरा दुनिया के सामने जा रहा है इस मंदिर के बनने से। हमारा चेहरा वो नहीं जा रहा जो नरेंद्र मोदी का चेहरा जाता है, जो भारत का चेहरा जाता है। तो हमें अपना रोशन चेहरा दुनिया के सामने पेश करना चाहिए, अपना स्याह चेहरा दुनिया के सामने पेश नहीं करना चाहिए। हमें इस सिलसिले में राय आम्मा हमवार करने का काम ज़रूर करना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।